टॉपिक क्लास में कवर हो चुके हैं वो प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर लेना और जो जो क्वेश्चन
जितना आप लिखोगे, जितना ज़्यादा आप टाइम दोगे, आपके डाउट्स जो क्लास में पूछोगे वो उतने अच्छे डाउट्स होंगे। ठीक है, ऐसे डाउट्स होंगे जिससे बाकी के लोग सुनेंगे तो भी कुछ उनको सुनने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो आई होप आप सभी लोग विंटर प्रिपरेशन में घर भी जा रहे हो तो भी एक किताब जरूर लेके जाना, मेरे पेपर की जरूर लेके जाना, ठीक से अपने विंटर प्रिपरेशन की यूटिलाइज करें। ठीक है, तो ये रहा ज्ञान वाला आस्पेक्ट। अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे। कार्ल मार्क्स ने जो भौतिकवाद का सिद्धांत किया, उन्होंने कहा कि जो सारी वस्तुएं जो संचालित होती है सिर्फ भौतिक आधार पर संचालित होती है, चाहे वो आर्थिक आधार पर हो चाहे सामाजिक आधार पर हो, वो सारी वस्तुएं सिर्फ भौतिक आधार पर संचालित होती है, क्योंकि जो वस्तुओं का उत्पादन जिस पर प्राणी का अधिकार होगा उसी का जो है राजनीतिक और आर्थिक आधार पर उसी का अधिकार। ठीक है, और अच्छा इंडियन पॉलिटिकल थॉट की परंपरा में कोई ऐसी चिंतन की परंपरा है, कोई ऐसा विचार है जिसके आइडियाज को आप मटेरियलिज्म में कैटेगराइज कर सकते हैं? बहुत फेमस है, सबने नाम सुना होगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को मटेरियलिस्ट कैसे कह सकते हैं? सब मटेरियलिस्ट जो बोलेंगे लोकायत या चारवाक थियरी का नाम सुना होगा, चारवाक का नाम सुना होगा, लोकायत की थियरी। तो मटेरियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, कार्ल मार्क्स का इंडियन पॉलिटिकल थॉट की परंपरा में चारवाक को कैटेगराइज करते हैं। चारवाक अपने मटेरियलिज्म में कहते हैं कि व्यक्ति को दुनिया में जितने भी टाइप के प्लेजर्स हैं, जहाँ से आनंद मिल रहा है, उस काम को करना है। इस सेंस में उनको मटेरियलिस्ट कहा जाता है कि वो स्पिरिचुअल अपग्रेडेशन के बजाय जो फिजिकल प्लेजर होता है, फिजिकली लोगों का जो अपग्रेडेशन होता है, ऊपर उठना होता है, उसके ऊपर फोकस किया। इस आधार पर चारवाक थियरी को क्रिटिसाइज भी किया जाता है। चारवाक थियरी में ये कहा जाता है ईट, ड्रिंक एंड गेटिंग मैरिड, खाओ पियो शादी करो एंजॉय करो। अच्छा, और कार्ल मार्क्स का जो मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, ये समझ को दो लाइन बनाने की कोशिश करेंगे। कार्ल मार्क्स का जो मटेरियलिज्म का सिद्धांत है, भौतिकवाद का सिद्धांत है, देखो कार्ल मार्क्स का नाम जहाँ भी आएगा बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, इनके अनुसार इकोनॉमिक शक्तियाँ जो है, आर्थिक शक्तियाँ जो है, वही व्यक्ति की चेतना के स्तर को निर्धारित करती हैं, पहली चीज। दूसरी चीज इनकी ये है कि जो आर्थिक शक्तियाँ हैं, एक्चुअल में स्टेट या राज्य की संस्था के अंतर्गत यही डोमिनेशन वाली पोजीशन
डिसाइड करती हैं कि स्टेट के अंदर चीजें किस तरीके से होंगी। चीज उन्होंने बोली कि जो भी पॉलिटिकल एलीट होते हैं, जिनके हाथों में सत्ता होती है, एक्चुअल में वो जो कॉर्पोरेट सेक्टर होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जिनके हाथों में आर्थिक सत्ता होती है, उनके हितों को प्रिजर्व करने का, सिक्योर करने का काम कर रहे हैं। रिपीट करते हैं इस पॉइंट को। जो भी पॉलिटिशियंस होते हैं, जिनके पास पॉलिटिकल पावर होता है, राजनीतिक सत्ता होती है, वो लोग एक्चुअल में जो धनी वर्ग है उसके हितों को संरक्षित करने का काम राज्य में करते हैं। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कि राज्य में जो भी सोशल वेलफेयर पॉलिसीज आती हैं, गरीबों को शिक्षित करने के लिए, पढ़ाने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए, कार्ल मार्क्स के अनुसार ये सब में केवल दिखावा है। जो मेन कंसर्न होता है स्टेट अथॉरिटी का, वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रिजर्व करने का होता है, उनको सिक्योर करने का। और ये कहते हैं कि आर्थिक शक्तियों से इतर हम किसी इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोच सकते। इनकी कोर फिलॉसफी में मैटर या तत्व बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक क्लियर है? 3-4 पॉइंट से बताएं, नहीं क्लियर? कौन रिपीट करेगा? बताओ। हाँ बताओ तुमने से क्या है? पहली बात ये, राज्य की सत्ता में जो भी राजनीतिक लोग बैठे होते हैं, वे जितनी भी योजनाएं परियोजनाएं लाते हैं, उनके मूल में पूंजीपति लोगों या पूर्ण अर्थ में जिनका स्वामित्व रहता है, उनकी सुरक्षा के लिए रहता है। और दूसरी चीज में ठीक है, और बाकी पॉइंट में बताएगा। मैं ये था कि आर्थिक शक्तियां बाकी की चीजों को डिसाइड करती है। का कॉन्सेप्ट यही है कि मैटर इंपॉर्टेंट हो जाता है एज कंपेयर टू अदर पार्ट। जैसे हम लोगों ने आइडिया और मैटर की डिबेट करी थी ना, बताया था हमारी क्लास में। आइडिया और मैटर की डिबेट, विचार और तत्वों की जो डिबेट है, प्लेटो से स्टार्ट होता है, ये माना जाता है। थोड़ा सा बैकग्राउंड बता के तभी समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आइडिया और मैटर की डिबेट में प्लेटो का ये मानना होता है कि आइडियाज जो हैं, जो विचार हैं, वही एक्चुअल में रियल चीजों को प्रोजेक्ट करते हैं। जो तत्व देख रहे हैं, जो आप दुनिया में देख रहे हैं, जिन चीजों का एग्जिस्टेंस है, वो एक्चुअल में रियलिटी नहीं है, पहली चीज। और दूसरी चीज इन्होंने कहा कि आइडियाज पहले आते हैं और मैटर बाद में आता है। अच्छा, जैसे इस वाली लाइन का क्रिटिसिज्म भी बहुत है कि आइडिया पहले आया या फिर मैटर पहले आया। जैसे ये इसी तरीके से है कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया। हालांकि साइंस ने बता दिया कि पहले प्रोटीन आई थी, तो उसके हिसाब से पहले कौन आया होगा? तो आइडिया और जैसे एक एग्जाम्पल से मैं समझाऊं आइडिया और मैटर की डिबेट को। जैसे ये लाउड स्पीकर है, ठीक है, ये स्पीकर है। अब पहली बार जब किसी के दिमाग में किसी ने कभी स्पीकर ना देखा रहा हो, स्पीकर का इन्वेंशन भी ना हुआ रहा, स्पीकर का आविष्कार भी ना हुआ रहा, तो पहले दिमाग में यही आएगा ना कि ठीक है, अच्छा ऐसी कोई चीज हम बना सकते हैं जिसको अगर इंस्टॉल कर दे तो आवाज तेज हो जाएगी। स्पीकर का एक कॉन्सेप्ट आया होगा ना दिमाग में, आइडिया आया होगा पहले, उसके बाद लोगों ने उसको एक धीरे धीरे ग्रेजुअल इवोल्यूशन हुआ, इस फॉर्म में चीज हमारे पास है। तो इस हिसाब से पहले आइडिया आया। लेकिन अब दूसरा पॉइंट देते हैं, फ्लिप साइड ऑफ द स्टोरी। किसी कोई विचार आपके दिमाग में कुछ देख कर ही तो आता है। न्यूटन ने सेब को नीचे गिरते हुए देखा, पहले उन्होंने देखा, ऑब्जर्वेशन का कॉन्सेप्ट जुड़ा तो मैटर इंपॉर्टेंट हो गया था। उन्होंने पहले देखा कि सेब जमीन पे ही आके क्यों रुक गया, जमीन के अंदर क्यों नहीं गया, ऊपर क्यों नहीं चला गया, तो उसके बाद वो आगे की थ्योरी पे काम करते हैं ना, तो इसके हिसाब से मैटर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, दोनों
अच्छे से पढ़ना, नहीं तो जो भी कोई पढ़ाएगा उससे पूछना। बहुत अच्छी डिबेट है, वंडरफुल डिबेट। इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बन रहा है यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स में, लेकिन ये डिबेट बहुत अच्छी है। ठीक है, आते हैं तो मटीरियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है एम.एन. रॉय का, इन्होंने ये कहा कि मटीरियलिज्म का भौतिकवाद का मतलब केवल खाना पीना, विवाह करना या हर प्रकार के आनंद का उपभोग करना ही नहीं है। इन्होंने कहा कि मटीरियलिज्म के अंतर्गत ऑब्जर्वेशन और इन्वेस्टिगेशन का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑब्जर्वेशन और इन्वेस्टिगेशन का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और किसका ऑब्जर्वेशन और इन्वेस्टिगेशन? नेचर का, प्रकृति की जो चीजें हैं उनको ऑब्जर्व करना और उनको इन्वेस्टिगेट करना। प्रकृति की जो चीजें हैं उनका ऑब्जर्वेशन करना और उनको इन्वेस्टिगेट करना। और प्रत्येक वस्तु जिसका अस्तित्व है, प्रत्येक वस्तु जिसका समाज में अस्तित्व है किसी न किसी रूप में, फिजिकल फॉर्म में अगर वो प्रेजेंट है, तो उसको देखना, उसको समझना, ये मटीरियलिज्म का कॉन्सेप्ट है। प्रत्येक वस्तु जो भौतिक रूप से अपने अस्तित्व में है, उसको सोचना, उसको समझना और उसको इन्वेस्टिगेट करना मटीरियलिज्म है। और बाकी की जो भी चीजें, जो भी कॉन्सेप्ट आते हैं जो मैटर से अलग डिबेट है, जो तत्व को, तत्व मीमांसा को या मैटर को इंक्लूड नहीं करती हैं, अपने आप में समाहित नहीं करती हैं, वह भी किसी न किसी रूप में मैटर से ही जुड़ी हुई है। और ये कहते हैं कि जो मैटर है, तत्व है, इसे मापा जा सकता है। ये मेजरेबल एंटिटी है, इसे मापा जा सकता है। देखो एक वर्ड इन्वॉल्व किया होगा तुम लोगों ने, डिटरमिनिज्म। इसको हिंदी में बताओ क्या कहेंगे? डिटरमिनिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है? डिटरमिनिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है? कि सब कुछ पहले से निर्धारित है, निश्चित है। इसमें मनुष्य किसी प्रकार का कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता, कोई चेंज, कोई परिवर्तन इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो यहाँ पर डिटरमिनिज्म के कॉन्सेप्ट को एम.एन. रॉय कहते हैं कि इसको रिजेक्ट नहीं करते हैं, इसको रिजेक्ट नहीं करते, कंप्लीटली डिनाई नहीं करते, खारिज नहीं करते डिटरमिनिज्म के कॉन्सेप्ट को, लेकिन ये कहते हैं कि इसको मॉडिफाई जरूर किया जा सकता है, इसमें कुछ चेंजेस जरूर इंट्रोड्यूस कराए जा सकते हैं, इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। और इसको मॉडिफाई कैसे किया जा सकता है? ये कहते हैं कि आइडिया और थॉट के थ्रू डिटरमिनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है इसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं। अब इस लेवल पे आने के बाद हम ये देखते हैं कि जब वो आइडिया डिबेट को भी ला रहे हैं, आइडियाज या थॉट्स के थ्रू जिन चीजों को हम समझते हैं कि डिटरमिनिज्म के अप्रोच को फॉलो कर रही है, अगर उनमें चेंजेस लाया जा सकता है आइडियाज के थॉट्स के थ्रू, तो यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि स्टार्टिंग वो मैटर से करते हैं, मैटर इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ तक आते आते वो आइडियाज के सिग्निफिकेंस को
अप्रोच की बात करते हैं, दोनों के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करते हैं, मैटर को भी और आइडिया को भी। और इस सेंस में इनका मटेरियलिज्म बाकी के जो भी फिलोसफर्स थे, थिंकर्स थे, जिन्होंने मटेरियलिज्म की बात की, उनसे कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि बाकी के लोग एक डिबेट में एक साइड हो जाते हैं, आपको आइडिया के साइड चले जाता है, मैटर के साइड चले जाते हैं। इनके कॉन्सेप्ट में दोनों ही चीजों का अपना ठीक। अरे आगे बढ़ने हो गया, ठीक है। उसके बाद ये आगे कहते हैं कि आइडियाज के दिमाग में आने के लिए, विचारों का दिमाग में आना, इसके लिए तत्व का होना बहुत जरूरी है। विचार अगर दिमाग में आ रहे हैं तो कभी आएंगे जब उसके सामने फिजिकल एंटिटी होगी, किसी ऐसी वस्तु को देखने के बाद उसके बाद ही विचार आएगा। लेकिन एक बार अगर विचार आपके दिमाग में आ गया तो उसके बाद वो विचार अपने पृथक और स्वतंत्र अस्तित्व से संचालित होता है, ना कि मैटर की कोई। समझ में आया कोई? उन्होंने ये कहा कि किसी भी विचार के दिमाग में आने के लिए जरूरी है कि कोई फिजिकल एंटिटी होनी चाहिए, किसी वस्तु को या तत्व को देखने के बाद ही विचार दिमाग में आएगा। लेकिन एक बार अगर विचार दिमाग में आ गया तो उसके बाद उस विचार का स्वतंत्र और पृथक अस्तित्व होता है, फिर वो मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। उसके बाद ये अगला पॉइंट कहते हैं कि जैसे आप मार्क्स के मटेरियलिज्म की बात करो, इवन चारवाक के मटेरियलिज्म की भी बात करो, एक लेवल पे आने के बाद ये दोनों एथिक्स वाला डायमेंशन है उसको अंडरमाइन कर देते हैं, बहुत पीछे छूट जाता है। फिलॉसफी में भी एथिक्स का पार्ट, और चारवाक में जब फिजिकल रिलीजन की बात कर रहे होते हैं तो एथिक्स को भूल जाते हैं। तो एलेनरॉय कहते हैं कि मटेरियलिज्म के कॉन्सेप्ट में भी एथिक्स को इम्प्रूव करना जरूरी है, और इसके साथ ही जो ह्यूमन वैल्यूज हैं उनको भी जोड़ना जरूरी है, और ये पॉसिबल भी है, ये संभव भी है। इनका मटेरियलिज्म जो है और ज्यादा मानवीय आकार ले लेता है अगर आप दूसरे थिंकर्स के मटेरियलिज्म के साथ में कंपेयर करें। लिख सकते हो तो मटेरियलिज्म में इनका ये था, कई सारी चीजें बोलते हैं। एक तो इनके मटेरियलिज्म में आइडिया और मैटर दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को बैलेंस में लेकर के चलते। दूसरा पॉइंट इनका ये है कि एथिक्स को और ह्यूमन वैल्यूज को इनके मटेरियलिज्म के कॉन्सेप्ट में ऐड किया जा सकता है। तीसरा
4 मार्क्स के मटेरियलिज्म से आपको जोड़ना है और अगर 4 बार की वापसी में नहीं जोड़ सकते तो ठीक। अगला लिखो जयप्रकाश नारायण। सब लोग बुक लिखे हैं, सब लोग अपना अपना था दिया। हम लोग इनका लेके जाएगा सामने से प्रकाश जेपी यूनिवर्सिटी लिखिए बच्चे की जिंदगी अच्छा अभी बात तो देखो जयप्रकाश नारायण के ऊपर जो क्वेश्चन बनता है लिख लो। जयप्रकाश नारायण की समग्र क्रांति या संपूर्ण क्रांति के सिद्धांत को समझाइए कि आलोचनात्मक समझाइए नहीं। जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति की सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अच्छा ये तो सबको पता होगा देश में इमरजेंसी कब लगी थी? ठीक है। अच्छा कौन से ऐसे कारण रहे होंगे जिनकी वजह से उस समय की जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी और जयप्रकाश नारायण जो गांधीवादी नेता थे जो सबकी राजनीति से संन्यास ले चुके थे, कौन से ऐसे कंपल्सन रहे होंगे, कौन से ऐसे कारण रहे होंगे कि दोनों लोगों के बीच की जो खाई है ज्यादा ही दूर तक चली गई और दोनों लोग एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो गए। कुछ पर्सनल स्टेप्स भी रहे होंगे या केवल पॉलिटिकल रीजन? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई वांट गुड रिस्पांस। दोनों रहे हाँ बताओ। सबका ठीक सबका और कोई रिस्पांस? सत्ता का केंद्रीकरण। हाँ ठीक है और इमरजेंसी का लगना ठीक है कि कौन बोला है? किसने बोला है बैठ? आई एम आस्किंग दिस ऑन सीरियस। किसने बोला बैठ? जितनी देर क्लास चलेगी ना आई एम द बॉस। मुझे कौन सी क्लियर होगा? आई विल डिसाइड हु विल स्टैंड, हु विल स्पीक एंड हु विल नॉट। बदमाशी करने की उम्र है, सब करते हैं, इसे ग्रुप में करो, लेकिन बदतमीजी कौन नहीं करता? तुम्ही ने बोला था ना टोपी, तुम्ही ने बोला था ना आवाज कोई इसका आवाज भी नहीं मिल रहा।
प्लीज सर। यहाँ पर आने से पहले मुझे लगता था कि क्लास जो है वन वे में क्यों चलती है, डायलॉजिकल मूड में क्यों नहीं चलती है। पहली चीज मेरे दिमाग में ये था। दूसरी चीज यहाँ पे ज्वाइन करने से पहले मेरे दिमाग में ये था कि यहाँ के रिजल्ट एकदम मिले क्यों जा रहे हैं, यूपीएससी में यहाँ के कैंडिडेट्स का नंबर और रेशियो कम क्यों हो रहा है। और तीसरी चीज है कि यूनिवर्सिटी का खुद का भी डिक्लाइन क्यों हो रहा है, स्टैग्नेशन की फेज से क्यों बैठ रहे हैं। और तुम लोगों की क्लास लेने के बाद मैं रीजन को एकदम बहुत अच्छे से दिस इज द लेवल ऑफ योर पार्टिसिपेशन इन द क्लासरूम डिस्कशन। तो आनंद में इंटर्न को अभी मजा आता होगा ऐसे बर्थडे कमेंट पास करने में और इस तरीके से मूड में आंसर देने में। जब 3, 4, 5 साल के बाद ना डीयू के क्राउड के सामने कम्पीट कर रहे होगे और उनके सामने कहीं स्टैंड नहीं कर रहे होगे, तब तुम्हें समझ में आता है कि क्लास प्रॉपर तरीके से कर रहे होगा। क्योंकि वहाँ के बच्चे चाहे जितना इधर उधर करते हो लेकिन क्लास सारे सीरियस होते हैं और उनकी क्लास में डाउट्स इस तरीके के नहीं आते। अगर कोई ओपन क्वेश्चन कोई टीचर क्लास में देता है तो इस तरीके से रेस्पॉन्सेस नहीं मिलते हैं। यू शुड लर्न सेल्फ डिसिप्लिन। मतलब 50 मिनट की तो क्लास होती है, उसमें 5 मिनट हमें आया चीजें सेटअप हुई है वो मिला के 40 मिनट की क्लास रह जाती है। उसमें भी अरे ढंग से अगर आपके पास कोई पॉइंट नहीं है बोलने का तो जो दूसरा बोल रहा है उसको सुन लो, लेकिन उससे भी नहीं सुनोगे, अपने हिसाब से ही चलोगे। उसके बाद फिर 12 साल बैठ की तैयारी करना पीसीएससी, जब सर के बाद घर जाएंगे पूरे 45 साल मिलेगा वो भी ना सीधा मिलेगा नहीं नीचे से मिलेगा। सुनना बुरा लग सकता है लेकिन मैं हाँ वो मैम जब हमारे देश में इमरजेंसी लगी तो उस समय इमरजेंसी का प्रावधान हमारे संविधान में नहीं किया गया। लेकिन उस समय जो इमरजेंसी जो इंदिरा गांधी ने जिस इमरजेंसी लगाने का प्रयोग किया तो उस समय संवैधानिक स्तर पर जो इमरजेंसी लगाई वो संविधान का एकदम सही था। लेकिन इमरजेंसी लगाने में जो उन्होंने कारण अपनाए वो हमारे देश के संविधान के खिलाफ नहीं था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आंतरिक कारण की वजह से इमरजेंसी लगाई और सिर्फ सत्ता के केंद्रीकरण को बचाने के लिए। और जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जगदीश देवी भंडारी ने 12 जून 1975 को उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया, उसके बाद जब उन्हें लगा कि उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी तब उन्होंने इमरजेंसी प्रावधान अपनाया, जो कि ये गलत था। लेकिन इमरजेंसी जो लगाया वो संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप लगाया। ठीक है। अच्छा क्या तुम लोगों को एक डिफरेंट डायमेंशन देते ये सब डायमेंशन सबको पता होगा। क्या पेट्रियार्की का भी रोल रहा होगा प्रकाश नारायण और इंदिरा गांधी के? नहीं मैं वो नहीं पूछा, मैं ये कह रही हूँ पेट्रियार्की क्या जो विचार है क्या इसका भी डोमिनेशन रहा होगा दोनों के बीच? क्या ऐसा हो सकता है जैसे कि संदर्भ जयप्रकाश नारायण जी प्रधानमंत्री के पद के दावेदार, ये भी अपनी पूरी भले ये महात्मा गांधी के विचारों से समर्थन थे, लेकिन जो राजनीतिक सुर्खियों से हवाएं चलती हैं, कहा जाता था कि जयनारायण भी प्रधानमंत्री बनने के दावेदारी में थे और बनने की इच्छुक भी थे। अभी अपनी अभिलाषाएं व्यक्त ना कर पाए वो अलग की बात है। और इंदिरा गांधी जी को प्राथमिकता दी गई, हो सकता है कि जिन कारणों से भी दिया गया हो। और ये वहां पर पहुंचे तो एक स्त्री पुरुष का भी यहाँ पे बात आया, जैसे आपने बोला सत्तात्मक की बात, तो ये इनके पुरुषवादी विचारधाराएं थी वहां पर कि महिला देश चलाएगी इस हालात में, ये सारे विचार आए थे। और ये सुनने में और पढ़ने में भी आया था। मैंने कीर्ति जी का वीडियो भी देखा था, वहां पर भी उन्होंने मेंशन बोलाया जो आपने सवाल किया। तो वहाँ पर हाँ ये आपकी बात सही है, तो वहाँ पर सकारात्मक बात और कोई इसमें कुछ ऐड करना चाहेगा? और कोई ओपिनियन? देखो जो फर्स्ट जो इंदिरा गांधी को मिला था तो उसमें लोगों के लिए इमेजिन कर पाना ही बड़ा मुश्किल था। कोई लेडी हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री बने। अब अगर राष्ट्रपति बोर्ड कोई आप देख लो तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क के दिमाग में ये भी नहीं आया कि कभी महिला भी यहाँ पर आ सकती है। तो एक जेंडर न्यूट्रल वोकेबलरी का यूज करना चाहिए। तो हम हिंदी का ट्रांसलेशन कर रहे थे तो कुछ ऐसी वोकेबलरी डालते जो जेंडर न्यूट्रल थी। राष्ट्रपति तो जेंडर न्यूट्रल वर्ड नहीं है, राइट? तो
जब इंदिरा गांधी का पहला टेंडर आया तो लोगों ने ये फैक्ट डाइजेस्ट कर पाना कि अब उनके ऊपर एक औरत की हुकूमत होगी, एक औरत के एक वुमेन के ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ेगा, सुप्रीम है, सुप्रीम अथॉरिटी है इन स्टेट, ये बहुत मुश्किल था डाइजेस्ट कर पाना। और लोगों ने ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है एक्चुअली पॉलिटिक्स, इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंदिरा गांधी। पॉलिटिक्स में अगर आप देखो तो जो राइज होता है किसी भी लीडर का, नीचे से स्टार्ट करके ऊपर तक हो जाता है, तो लोग उसी आदमी को ऊपर तक पहुंचाते हैं जिसके बारे में उन्हें लगता है कि वो उनसे दब के रहेगा, हम यहाँ रहेंगे वो यहाँ रहेंगे, तब तक तो ठीक है। ऐसे लोग जो सुप्रीमली टैलेंटेड होते हैं, बहुत रेयर होगा कि उनको उनके जिंदा उनके द्वारा की गई चीज़ों को कॉन्ट्रीब्यूशन को सोसाइटी रिकॉग्नाइज करे और उनको उतना रिस्पेक्ट दे जिसके कि वो हकदार है। तो पॉलिटिक्स में भी यही होता है। इंदिरा गांधी को लोगों ने इसलिए स्पेस दिया फर्स्ट टेन्योर में क्योंकि उन्हें लगा कि ये गूंगी गुड़िया बन के रहेगी, हम जो कहेंगे वो इनसे करवा लेंगे। और जैसे इंदिरा गांधी के हाथ में सत्ता आई, पहले चीजें रीड करी, उसके बाद उन्होंने अपना ब्रेन इस्तेमाल करना स्टार्ट किया आगे। और जब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी तब लोगों को लगा एक फ्रस्ट्रेशन घर कर गई और लेवल पे ये ऐसा कैसे हो गया। जैसे राजनीति में कल्चर है ना मठाधीशों का, यहीं से मास्टर्स किया, पीएचडी किया, उसके बाद हाथ के सिस्टम नहीं हो जा रहे हैं, अब चेंज हो गया है हम लोगों के आने के बाद। तो हम लोग गुजरते हैं तो उधर रजाई गद्दा वाला जो है यूनिवर्सिटी के पास, हमारे पीछे से कमेंट पास करते हैं विश्वविद्यालय के बहुत के लोगों को नौकरियाँ तो खैर जो सपा, तो जब उन्होंने अपने हिसाब से चीज़ें करना शुरू कर दी, चाहे वो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, अगर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक जो है वो इंडियन इकॉनमी को, जो आप देख रहे हैं इंडियन इकॉनमी का प्रेजेंट स्वरूप जो भी आप देख रहे हैं, जो हर छोटी छोटी डिस्टेंस के बाद जो आप बैंकिंग सर्विसेज ले रहे हो कम रेट्स में, उसका बहुत बड़ा क्रेडिट नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक को जाता है, वो अपने आप में बहुत एक्सप्लोर है। उसके बाद फ्रूट्स की जो शॉर्टेज हुई उसको जिस तरीके से उन्होंने टैकल किया, और बाकी की जो भी चीज़ें थी, साइड बाय साइड बूस्ट कैप्चरिंग वाला सिस्टम भी चल रहा है अल्टरनेटिव में। और उसके बाद इमरजेंसी के पहले का जो टाइम पीरियड था, अगर आप इसकी बात करें, इमरजेंसी से पहले तो बहुत ज़्यादा खाइयाँ शुरू हो गई, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मिसकम्युनिकेशन। तो दिल्ली में जो जयप्रकाश नारायण ने स्पीच दिया था जिसमें वो कहते हैं कि अगर सरकार सही तरीके से काम ना कर रही हो तो मिलिट्री टेक ओवर कर सकती है। अब इस लाइन को अगर आप एक्सप्लेन करो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जिसका स्ट्रक्चर डेमोक्रेटिक है, जहाँ पर सरकार जनता द्वारा चुनी जाएगी, वहाँ पर अगर आप मिलिट्री से ये आह्वान करते हो कि आप कंट्रोल कर सकते हो। जयप्रकाश नारायण एक रेस्पॉन्सिबल लीडर के तौर पे जाने जाते थे, तो सिंस फ्रीडम मूवमेंट वो गांधीवादी थे, उनसे इस तरीके के इमैच्योर स्टेटमेंट की उम्मीद नहीं की जाती। फॉर एग्जाम्पल म्यांमार की बात आप करो, एक बार अगर मिलिट्री ने आपकी डेमोक्रेसी को टेक ओवर कर लिया, उसके बाद आपकी कंट्री में फुल फ्लेज्ड डेमोक्रेसी का आ पाना न हो। पाकिस्तान में इतने बार मिलिट्री ने तख्ता पलट किया, उसी का रीजन है कि फुल फ्लेज्ड डेमोक्रेसी नहीं है। अब मिलिट्री साइडलाइन हो गई, जो भी वहाँ पे पीएम बनता है बिना मिलिट्री के, बिना हाथों के नहीं बन पाता है। म्यांमार में अभी तक इतने दिनों से आंग सान सू की इतने दिनों से ट्राई कर रही है, वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड फिगर, इंटरनेशनल प्रेशर भी बढ़ रहा है म्यांमार में, फिर भी मिलिट्री अपना डोमिनेशन नहीं छोड़ रही है। डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेसी के सर्वाइवल के लिए ये बहुत जरूरी है कि राइट टू डाइसेंट के साथ साथ रेस्पॉन्सिबल अपोजिशन का भी
अपोजिशन नहीं, रेस्पॉन्सिबल अपोजिशन का होना जरूरी है। अगर सरकार की किसी भी पॉलिसी से आप असहमत हैं, आपको लगता है कि आप रूल्स है, तो आप बिल्कुल क्रिटिसाइज करें, लेकिन उस क्रिटिसिज्म के आलोचना के प्रोसेस में आप उस एक्सट्रीम तक मत जाइए कि आने वाली सिचुएशन अनार्की हो जाए या केओस हो जाए या लॉलेसनेस वाली सिचुएशन उपस्थित हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। और इंदिरा गांधी की साइड से ये गलती हुई कि उस स्पीच के तुरंत बाद जो है इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई। अब दोनों लोगों की स्टैंड को अगर आप देखो, जयप्रकाश नारायण अगर उनको लगता था कि इंदिरा गांधी गलत कर रही है, हमारे नजीम को प्रमोट कर रही है, अपने हिसाब की चीजें चला रही हैं, मंत्रिमंडल को विश्वास में नहीं ले रही है, पार्लियामेंट को डिस्कस नहीं करती है, जो करने का मन होता है वही ऑर्डर पास कर देती है, तो ही कुड हैव वेटेड फॉर इलेक्शन। अगर हमारे यहाँ हमारे इलेक्शन के प्रोसीजर से रिजीम चेंज होता है, अगर चीजें गलत हो रही है, मोदी जी गलत कर रहे हैं, तो ठीक है भाई, अगले इलेक्शन में लोगों ने खुद ही रिजेक्ट कर दिया। जयप्रकाश नारायण जी ऑल्टरनेटिव फॉर वो वेट कर सकते थे नेक्स्ट इलेक्शन के लिए, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट मिलिट्री काम किया। इंदिरा गांधी की साइड से प्रॉब्लम ये हुई, इमरजेंसी लगाने के बजाय उन्होंने कुछ और ऑप्शन भी एक्सप्लोर कर सकते थे इमरजेंसी के बजाय। So this is the balanced opinion. I think I am not taking anyone's side. Neither Jayaprakash nor Indira Gandhi. I just deliver all the facts. अब स्टैंड तुम लोगों का इमरजेंसी के बारे में किसका क्या है, आपका अपना देख लेना, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण को समझने के लिए इमरजेंसी का बैकग्राउंड समझना होगा। और